हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अनुगमन वेग के बारे में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके पीछे का बेसिक जान लेते हैं। हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि हमारे पास अलग अलग तरह के माध्यम हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो किन आवेशों की वजह से हो रहा है और उसमें कौन सा आवेश गतिमान है, ये थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। तो यहां पर हम देखेंगे हमारे पास तीन तरह के माध्यम हैं। एक है हमारे पास ठोस, एक है हमारे पास द्रव और एक है हमारे पास यहाँ पे गैस। ठीक है, तीन तरह के माध्यम है। ठोस के लिए आपको हो सकता पता हो, क्यों? जैसे जो चालक पदार्थ होते हैं, धातु वगैरह, ये हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं कि इनमें धारा का प्रवाह होता है, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है वो ऋण आवेश होता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं ठोस के लिए कि इसमें जो गतिमान आवेश होता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है? गतिमान आवेश। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो आवेश गतिमान होता है वो होता है ऋण आवेश, या हम बोल सकते हैं ऋण आवेशों की वजह से इसमें धारा का प्रवाह होता है। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह जो होता है वो दोनों आवेशों की वजह से होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना, धनावेश और ऋण आवेश दोनों आवेशों की वजह से होता है। लेकिन गतिमान किसी में कुछ होता है और किसी में कुछ। चालक में जो होता है, ठोस में गतिमान आवेश, वो ऋण आवेश होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो यहां पर द्रव की बात करते हैं। द्रव में जो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों गतिमान होते हैं, यानी कि ऋण आवेश भी ऐसे जाएगा, धन आवेश भी यहां जाएगा, घूमेगा फिरेगा। बात समझ में आ रही? तो द्रव में क्या होता है? धन आयन और ऋण आयन दोनों तरह के आवेश वाहक जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह गतिमान होते हैं। ऐसे ही गैस में होता है। गैस में भी जो घूम फिर सकते हैं वो कौन कौन से? धन आयन और ऋण आयन, दोनों तरह के। ठीक है, लेकिन यहां पे गैस में क्या थोड़ा सा अंतर हो जाता है? गैस में विद्युत धारा का प्रवाह तभी हो पाता है जब इसमें हम बहुत हाई वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करें। यानी कि यहाँ पे कोई माध्यम हमारे पास गैस है तो हम चाहें कि यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह हो तो हमें वोल्टेज डिफरेंस, यानी कि अगल बगल का वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये कब काम करता है? ये काम करता है हाई वोल्टेज में। कब? हाई वोल्टेज। इसको अच्छे से समझो। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे हमने तीनों तरह के माध्यम में ये जान लिया कि कौन सा आवेश गतिमान होता है। इसमें दोनों होते हैं और इसमें ठोस में सिर्फ कौन सा? ऋण आवेश, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ठोस के लिए देखना है। ठोस में कौन सा? चालक पदार्थ के लिए देखना है। ठीक है, अच्छा, तो हम चालक के लिए अब देख लेंगे। यदि हमारे पास कोई ये चालक है, अभी हमने इसमें कोई भी वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, ये सिर्फ एक साधारण ताप पे रखा हुआ है। ये सिर्फ एक साधारण ताप पर रखा हुआ है। ठीक है, और हमें ये पता है पहले से कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं साधारण ताप पर ही। ठीक है, और इनकी संख्या भी बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो किस तरीके की, उनका पाथ कैसा है, उनका वेग कितना है। तो इन सब चीज़ों को हम अभी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो भाई मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक है, तो हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे तो ऐसा तो है नहीं है कि मैदान पड़ा हो एकदम खाली है, इसको घूमने फिरने के लिए एकदम आज़ादी हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भाई पहले से ही यहाँ पे एटम बैठे हैं। एक एटम यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, यहाँ होगा, और बद्ध इलेक्ट्रॉन भी होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ये सब चीज़ें होंगे। अच्छा, और भी तो सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी तो यहाँ वहाँ घूम फिर रहे होंगे, ये भी घूम फिर रहा है। तो होता ये है कि भाई ये टकराते रहते हैं ये दूसरे से आपस में। बात समझ में आ रही है? जब कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं भी लगाया जाए और ये साधारण ताप पे रखे हों तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अंदर चालक के गतिमान होते हैं। चालक के अंदर ये एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये पता चला यहाँ जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे कोई पहले से एटम बैठा हुआ था, एटम था यहाँ पे, तो ये यहाँ तक गया और यहाँ से फिर टकराकर ये यहाँ आ गया।
अब यहाँ पे पता नहीं क्या था, एटम था कि कोई बद्ध इलेक्ट्रॉन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, क्या है, लेकिन ये यहाँ पे आने के बाद टकरा गया, टकरा कर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया। ये इस तरीके से पूरी गति हो रही है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जिगजैग मोशन, ठीक है भाई। ये सब चीज़ें समझ गए हम। अच्छा, होता क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा होगा, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा होगा, कोई यहाँ जा रहा होगा, वहाँ जा रहा होगा, और सभी का कुछ ना कुछ वेग होगा। यदि चल रहे हैं तो उन सभी का कुछ ना कुछ वेग होगा। यदि इसको हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन को नाम दे दिया 1, तो यहाँ पे इसका जो वेग है उसको बोल देंगे u1, ठीक है भाई। ऐसे ही बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, कोई दूसरा मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका भी वेग होगा, उसको बोल देंगे u2 बोल दिया। एक कोई तीसरा होगा। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पास n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसमें हमें ये पता है, ठीक है। तो सभी का वेग जब हम जोड़ेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वेग मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ वेग को नहीं जोड़ना है, यहाँ पे हमें वेग का वेक्टर सम करना है। यहाँ पे सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेगों का हमें वेक्टर सम करना होता है, ठीक है। तो जब हम सभी का वेक्टर सम करते हैं तो हमें जो वेग मिलता है फिर 0 मिलता है, वेक्टर सम यानी कि दिशा के साथ हमें देखें, ठीक है। तो इसका वेग जो मिल जाता है फिर 0 मिलता है। कब? जब सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक साथ ले लें। अभी तो हमने सिर्फ एक को दिखाया है, यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ एक को दिखाया, लेकिन और भी होंगे, कुछ यहाँ जा रहे होंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है भाई। अब देखो आगे, अब क्या करना है हमें कि वोल्टेज को अप्लाई करना है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वोल्टेज को अप्लाई करना है। तो चलो हम वोल्टेज को अप्लाई कर देते हैं बैटरी के द्वारा, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पे ये नेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से गतिमान है, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे आवेश जो होता है वो ऋण आवेश होता है। तो जो ऋण आवेश और यहाँ पे धन आवेश, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित होने लगेंगे अब, ठीक है। यानी कि यहाँ पे धन टर्मिनल है, पॉजिटिव है, तो ये ऋण आवेश इससे थोड़ा सा आकर्षित होगा। तो जब आकर्षण होता है तो वहाँ पे एक बल भी कार्य करने लगता है। तो यहाँ पर अब इस इलेक्ट्रॉन पर एक बल लगेगा, तो जो बल लगेगा तो इसका थोड़ा सा पाथ में अंतर आ जाएगा। तो अंतर क्या आएगा ये समझो। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ जा रहा था, अब ये यहाँ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस पे एक थोड़ा सा यहाँ की तरफ एक बल लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है। तो ये क्या करेगा, अब थोड़ा सा यहाँ जाएगा, ठीक है, जाएगा तो यहाँ तक, लेकिन थोड़ा सा यहाँ हो जाएगा इस तरफ। अच्छा, अब ये क्या होगा, ये यहाँ आएगा थोड़ा सा। अच्छा, अब ये वापस फिर ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ ना जा करके ये थोड़ा बस यहाँ तक जा पाएगा, फिर ये यहाँ पे इस तरीके से ये थोड़ा सा आगे आ जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा पाथ में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ आ जाए, ठीक है। इस तरीके का मोशन तो होगा, रैंडम मोशन तो होगा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सीधे यहाँ आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, समझना क्या है, हमें देखना है अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग को हम यहाँ पे देखेंगे। अनुगमन वेग होता है दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत वेग। ये औसत शब्द को अच्छे से समझना, दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत वेग। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला था, यहाँ पे टकराया, ठीक है, ये यहाँ पे टकराने के बाद फिर ये यहाँ आया, यहाँ पे टकराया, तो यहाँ पे बहुत सारी टक्करें हो रही हैं। आप कोई सी भी दो टक्करें ले लें क्रमागत, ठीक है, हमने ये वाली ले ली। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जब यहाँ पे टकराएगा तो टकराने के बाद एकदम वेग इसका 0 हो जाएगा। जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद वेग 0 हो गया। फिर भाई वेग धीरे 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 बढ़ेगा। फिर जब इससे टकराएगा तब वेग सबसे अधिक होगा। बात समझ में आ रही? तब वेग सबसे अधिक होगा। तो होगा क्या, पहले कम है फिर ज़्यादा है, तो यहाँ पे त्वरण होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे त्वरण नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम वेग लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अभी क्या बोला था, औसत। तो यहाँ पे औसत वेग ले लेते हैं। हमें त्वरण से वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो हमें वेग से मिल जाएगी। बात समझ में आ रही हो? क्यों? यदि हमें यहाँ का वेग पता चल जाएगा, औसत वेग, तो वही लगभग औसत वेग यहाँ के बीच का होगा, वही औसत वेग यहाँ के बीच का होगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हमें एक नियत वेग मिल जाता है। उस नियत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। बात समझ में आ रही है? एक दूसरा तरीका भी यहाँ पे समझो कि यदि ये पार्टिकल पहले वोल्टेज अप्लाई करने के पहले यहाँ पे आ रहा था ये इलेक्ट्रॉन, और वोल्टेज अप्लाई करने के बाद ये यहाँ आ गया, तो ये जिस स्पीड से यहाँ से यहाँ आया है, तो उस नियत वेग को ही हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अनुगमन वेग। अब बात आती है यहाँ पे श्रांति काल। श्रांति काल क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है। अब इसको देखो, श्रांति काल होता है दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय लगा है, वो समय कितना लगा है। यानी कि यहाँ पे टकराया मुक्त इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आने में या यहाँ से यहाँ जाने में या यहाँ से यहाँ आने में, मतलब क्रमागत कोई भी दो ले लो, बात समझ में आ रही है? तो इनके बीच में जो समय लगेगा सभी में एक समान, लगभग सभी में समान समय ही लगता है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ का भी जो समय लिया जाता है वो भी औसत लिया जाता है, और इस समय को क्या बोलते हैं? हम श्रांति काल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा? अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग को हम बी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बी से होता है वेलोसिटी और डी से होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे BD बोल दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन भी करवाएंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू सो मच।